सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम 2-3 दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो हमारी प्री और मेंस में काम आने वाली है, उसको देखने वाले हैं। तो इसमें 30 जून का भी करंट अफेयर शामिल है। तो जो सबसे पहले हम आर्टिकल देखेंगे वो है भारत और यूएस के रिलेशन को लेकर, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनकी यात्रा यूएस में रही थी और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए थे। तो ये टॉपिक आपको कहाँ काम आने वाला है? ये टॉपिक काम आने वाला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, GS2 में काम आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपका ये क्वेश्चन रहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो टॉपिक है कहाँ से तैयार करें। हर साल मतलब 3-4 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आते हैं और उसमें यही क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर में ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो ज़्यादातर आप कोशिश करो कि करंट अफेयर से ही अपने जो स्टैटिक पोर्सन है उनके साथ इनको ऐड करके पढ़ते रहो। तो इस आर्टिकल में क्या है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो अभी रणनीतिक ऊंचाई पर है। जैसे हमने देखा कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हो तो हमेशा ये आपको देखना चाहिए कि किस देश के संबंध किन देशों के साथ अच्छे हैं, हमारी विदेश नीति क्या कहती है। जैसे मोटा मोटी यदि आप देखो, जैसे हम 1947 में आज़ाद हुए, ठीक है, और बाद में इसको 1990 तक आप देख सकते हो, और उसके बाद में एक है 1990 के बाद में। जैसे रिलेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे 1947 में जब हम आज़ाद हुए ना, तो ये कौन सा युग था? शीत युद्ध का दौर चल रहा था। शीत युद्ध किन के मध्य? USA वर्सेज USSR, मतलब पूर्व सोवियत संघ जो है उनके मध्य एक तरह से कोल्ड वार चल रहा था। आमने सामने लड़ाई नहीं होके अप्रत्यक्ष रूप से छद्म युद्ध चल रहे थे, चाहे वो हथियारों की दौड़ हो या मतलब आप कह सकते हो तकनीकी क्रांति हो, सब इसमें चल रहा था। तो इस समय जैसे जब हम आज़ाद हुए तो हमारी, तो आप जानते हो कि आज़ादी के बाद जब विदेश नीति बनी थी तो उस विदेश नीति में हमने क्या रखा था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। विदेश नीति में हमेशा हमने ये रखा कि नॉन अलाइनमेंट, किसी भी सैनिक संगठन में हमें शामिल नहीं करना है। हम हमारी क्या करेंगे, एक तटस्थ विदेश नीति को अपनाएंगे। ठीक है, आज़ाद, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं। हमारे राष्ट्रीय हित जहाँ पे टकराएंगे या हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से हम अपने विदेशी जो संबंध है वो बनाएंगे। तो आज़ादी के बाद आपने ये देखा होगा, विशेषकर 1990 तक आपने ये देखा कि भारत के जो रिलेशन है, जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय हित थे, ये रिलेशन आप देखोगे USSR के साथ में नज़दीक ज़्यादा है। क्यों नज़दीक ज़्यादा है? एक तो यहाँ से हम बहुत सारे हथियारों का आयात कर रहे थे, बहुत सारे हथियार भी हमारे आ रहे थे यहाँ पे। आपने ये देखा कि 1971 में किस प्रकार जो वार हुआ था भारत और पाकिस्तान वाला, उसमें USSR ने हमें कितना सपोर्ट किया था। और आप इंदिरा गांधी के काल में ये देखोगे कि हम यथार्थवादी दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए, यानी पूरी तरह से हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पे टकरा रहे थे, नेशनल इंटरेस्ट की जहाँ पे पूर्ति हो रही थी, जहाँ पे हमें लग रहा था कि हमारा यहाँ फ़ायदा है, हमारी विदेश नीति उसी के हिसाब से बढ़ रही थी। लेकिन आप ही जानते हो कि 1991 के बाद में 91 के आसपास आपने देखा किस प्रकार USSR का विघटन हुआ। और कहीं ना कहीं हमें बाद में ये लगा कि अभी जो वर्तमान का युग है, क्या युग है? वर्तमान का युग तकनीकी का युग है, आर्थिक युग है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक देश के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होने चाहिए, बल्कि मल्टी, मतलब जो कंट्रीज़ है उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आज के युग तकनीक का युग है, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, सभी देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। जैसे विशेषकर आपने देखा कि 1991 से पहले हमारे रिलेशन खाड़ी जो देश हैं उनके साथ मजबूत थे, इजराइल की बजाय। जैसे इजराइल और खाड़ी देशों के बीच में आप जानते हो आपसी संबंध खराब रहते हैं हमेशा। तो खाड़ी देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे क्यों थे? क्योंकि यहाँ से हम ऑयल मंगवाते थे, हमारे मुख्य रूप से आपूर्ति कहाँ से होती थी? खाड़ी देशों से होती। आज क्या होता है, ऑयल हम कहीं से भी मंगा सकते हैं, रूस से भी मंगवा सकते हैं, दक्षिण अमेरिका से मंगवा सकते हैं, अन्य देश से मंगवा सकते हैं। तो आज हमारा केवल डिपेंड किस पर नहीं है? खाड़ी देशों पर नहीं है। साथ में आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का भी ज़माना है, तो इजराइल के साथ आप देखना हमारे संबंध अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि इजराइल से नई तकनीकी और जो खुफिया तंत्र है वो हमारा अच्छा जुड़ा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे चलते हैं, जो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ी सी स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार न्यूज़पेपर में आती है या आप NCERT किताबों में पढ़ लेना, जो 12th क्लास की IR की NCERT है उसमें आप देख सकते हो, स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि 1991 के बाद में हमारे रिलेशन आप देखना धीरे धीरे हमारा झुकाव USSR की बजाय, अब तो USSR रहा नहीं, केवल रसिया रहा है। ठीक है, तो रूस के साथ तो चलो आज भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज भी लगभग हमारा जो हथियार है रूस से आता है, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है, ऑयल वगैरह आता है। ठीक है, हमारे संबंध अच्छे हैं। लेकिन यदि हम एक वास्तविक दृष्टिकोण देखें तो US के नज़दीक हम ज़्यादा हैं। क्यों नज़दीक ज़्यादा है? क्योंकि जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, राष्ट्रीय जो हित होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा हित कौन सा होता है? उसमें सबसे बड़ा हित होता है सुरक्षा।
सुरक्षा और एकता अखंडता, यानी हमारी जो एकता अखंडता है उसकी हमें रक्षा करनी है, अखंडता की रक्षा करनी है, ठीक है। या हमारे मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारे नागरिकों की रक्षा करनी है, हमारी सीमा सुरक्षा उसको मजबूत करना है। तो जब भी हमारे बॉर्डर पर हम जानते हैं कि चीन आजकल क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ करता रहता है, या हिंद महासागर में चीन की क्या हो रही है, पहुंच हो रही है, तो भारत अकेला मतलब इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें अच्छे मित्र चाहिए, और कौन से मित्र चाहिए जो चीन के मुकाबले बड़े हो, उसमें कौन है, यूएसए है। तो आप ये देखना कि हमने क्वाड उनके साथ मिलकर बनाया है। साथ में आप जानते हो कि यूएस का यहाँ पे रणनीतिक साझेदार सबसे बड़ा कौन है, इंडिया है। तो ऐसे रिलेशन बनते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट उसमें सबसे ज़्यादा रहता है। और विदेश नीति के जो कीवर्ड है ना हमारी विदेश नीति के, वो हमेशा ध्यान में रखना कि हम नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट रखेंगे, हम संप्रभु राष्ट्र है तो हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, और साथ में हम नॉन अलाइनमेंट में अभी भी विश्वास करते हैं, हम शांति और निशस्त्रीकरण में विश्वास करते हैं। जो हमारी विदेश नीति कीवर्ड है ना उनको भूलना मत, मेंस के एग्जाम में इन्हीं को यूज में लेना है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो इन्हीं इस दृष्टिकोण से, जैसे ये आर्टिकल पढ़ने से पहले मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि आज़ादी के बाद में हमारी जो विदेश नीति है ना वो किस प्रकार आगे बढ़ी है, और कुछ बिंदु विदेश नीति के ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे हमारी विदेश नीति सत्य, अहिंसा, गांधीवादी जो मूल्य है उनको आगे लेके बढ़ती है। साथ में नेशनल इंटरेस्ट तो चलो सभी देश ध्यान रखना सबसे आगे रखते हैं अपनी विदेश नीति में। जब भी हम किसी देश के साथ संबंध बनाएंगे ना तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय हित है ना उनका मतलब वहाँ पर क्या मामला बन रहा है, तो उनके दृष्टिकोण से हम इनको आगे रखते हैं। तो ये जो स्टोरी पहले मैंने बैकग्राउंड बताया, इसलिए बताया ताकि मेंस के एग्जाम में जब आप चीज़ें लिखो तो माइंड में आपकी चीज़ें अच्छी वाली कहानी निकल के आए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रणनीतिक ऊंचाई पे जा रहे हैं। कब से, अभी हमने देखा 1991 के बाद से हम देखें तो हमारे संबंध मतलब बहुत बेहतरीन तरीके पर, अभी अब जैसे 2023 की बात करें तो जो रिलेशन 1991 से अच्छे होने लगे थे, अभी ऊंचाइयों पे है, बिल्कुल ऊंचाइयों पे ये संबंध, ऐसा कह सकते हो। तो अभी हमने देखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री उनकी यात्रा वहाँ पे रही है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब या एग्रीमेंट या हम कह सकते हैं कि तकनीकी समझौते वहाँ से निकल कर आए हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल देके भी बताया गया कुछ, मतलब जैसे हमारे जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान है MK2 और 2 इंजन वाले जो उन्नत लड़ाकू विमान है MK1 के ताकत देने के लिए जो वहाँ की कंपनी है GE, जनरल इलेक्ट्रिकल, और भारत की जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके मध्य एरोस्पेस को लेकर कौन से इंजन F414 इंजनों के संभावित संयुक्त उत्पादन होने की बात है। कि जो ये बात सही है कि हमें डिफेंस में क्या चाहिए, अच्छे विमान चाहिए, अच्छे विमान के लिए फिर अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छा इंजन चाहिए, तो वो हम करेंगे, संयुक्त रूप से उत्पादन करेंगे उसका। तो ये समझौते हुए साथ में आपने ये देखा होगा जो 31 जो ड्रोन है उनका समझौता हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो ड्रोन है हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, सर्विलेंस है, खुफिया तंत्र है, उसको मजबूत करने में सहयोग करेगा। तो ऐसे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। साथ में बहुत सारे सैन्य सहयोग की भी बात चल रही है, यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं, सैन्य सहयोग हुए हैं। तो पहले से हम अमेरिका से बहुत सारे मतलब ऐसे लड़ाकू विमान वगैरह खरीदते हैं, तो इनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। मेंस के एग्जाम में इतनी नीड नहीं होती। मेंस के एग्जाम में नीड कैसी होती है कि जैसे मेंस के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ना रिलेशन को लेकर, तो जैसे बाहर आप देखना इंडिया और यूएस के रिलेशन को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन में चाहो तो करंट कॉन्टेक्स्ट डाल दो कि हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनकी यात्रा ही रही, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे प्रमुख समझौते हुए, या जो भी आपको और कॉन्टेक्स्ट नजर आता है, कहानी स्टोरी नजर आता है, 2-3 लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन में लिख दिया। बॉडी पार्ट में कैसा आएगा कि कैसे हम रणनीतिक साझेदार हैं, कैसे हम इंडो पैसिफिक जोन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे मिला के कई क्वेश्चन आएंगे इंडिया और यूएस के रिलेशन को लेकर। तो बॉडी पार्ट में आपको बात करनी है आर्थिक संबंधों के दृष्टिकोण से, आपको सामरिक संबंधों की बात करनी है, आपको रणनीतिक सामरिक एक आ गया, रणनीतिक या सामरिक एक ही है, आपको राजनीतिक बात कर सकते हो, आप सांस्कृतिक बात कर सकते हो। सांस्कृतिक में आप ये देखना कि जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे कैसे बड़ा रोल निभा रहा है, ठीक है। आप इंडो पैसिफिक इनकी बात कर सकते हो, ठीक है। और आप बात कर सकते हो रक्षा मुद्दों की बात कर सकते हो, आप तकनीकी की बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से आपको बात करना है। एग्जाम्पल देके बताना है आर्थिक दृष्टिकोण से ये हमारा व्यापार है। देख इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है, हमने पहले भी पढ़ा था एक दिन कि यूएस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का जो व्यापार है ना सरप्लस है, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फायदा है, सरप्लस है, वहाँ का बहुत ज़्यादा निवेश इंडिया में हो रहा है। तो आपने एग्जाम्पल देके बताया कि वहाँ से हम जैसे लगभग 100 कितना बिलियन जो हमारा व्यापार हो रहा है उसमें लगभग हम सरप्लस में, पॉजिटिव में, ये देके बताया आपने जैसे विशेषकर सामरिक में क्या बताओगे, सामरिक में क्वाड वगैरह ये बता सकते हो, इंडो पैसिफिक जोन में बता सकते हो, रक्षा के अंदर कौन कौन से और हो रहे हैं, कौन से सैनिक जो अभ्यास हो रहे हैं वो बता सकते हो। तकनीकी में हाल ही में जैसे सूचना प्रौद्योगिकी या आजकल जो चिप का सेमीकंडक्टर का मामला चल रहा है वो आप बता सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल देके आपको विविध आयाम बताने हैं, केवल एक पक्ष पर बात नहीं करनी, आपको बहुआयामी दृष्टिकोण वहाँ पे दिखाना है। तो मेंस का आपका ऐसा होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूड करना चाहिए कि आज जिस हिसाब से जिस दौर में हम जा रहे हैं
उसमें ना केवल हमारे रिलेशन यूएस के साथ बल्कि हमें और भी मित्र बनाने चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जो राष्ट्रीय हित है उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा करके एक पॉजिटिव नोट के साथ में आप कंक्लूड कर सकते हो। तो देखो, आंसर राइटिंग करना बहुत आसान काम होता है। आपका आंसर का स्ट्रक्चर अच्छा हो गया ना, कि प्रॉपर वे में आपने इंट्रोडक्शन लिखा, जो बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी हेडिंग देके आपने जो भी उसकी डिमांड है वो पूरी करी, फ्लो चार्ट डायग्राम से। चाहो तो कोई मैप डायग्राम आप जानते हो कोई वर्ल्ड का, इंडिया का, जहाँ पे नीड है। इंडो पैसिफिक में आए तो इंडो पैसिफिक का आप मैप बना सकते हो, और कुछ समाधान आपके पास है पॉजिटिव नोट पर, तो वो समाधान वे फॉरवर्ड टाइप के बता सकते हो। लास्ट में आप कंक्लूड कर देना 2 या 3 लाइन के अंदर, 4 लाइन में पॉजिटिव नोट के साथ में। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपका चेक करता है कि आपका आंसर का स्ट्रक्चर कैसा है, बड़ी आंसर का स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये। दूसरा, एग्जामिनर आपके चेक करता है कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को पूरा किया नहीं किया। आप उलझा करो मत, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, बॉडी पार्ट में उसी थीम की हेडिंग बना लेना। ठीक है, 2 थीम है तो जैसे यहाँ पे पक्ष में लिखना है, या कोई कारण पूछा है तो कारण की थीम बना ली, फिर प्रभाव पूछा तो प्रभाव की थीम बना ली। ठीक है, समाधान पूछा तो समाधान की थीम बना ली, आपने हेडिंग बना ली। याद रखना इस बात को, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगा, पूरा पेपर आप आसानी से कम टाइम में कर सकते हो। और डेली मेरा ये प्रयास होता है कि जैसे कोई आर्टिकल आप ये देख रहे हो ना, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ क्वेश्चन लिखने के लिए। मैं हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन शामिल भी करता हूँ, जैसे आज के टॉपिक में भी आप देखोगे इसमें मेंस का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे जैसे आप यहाँ पे ले लो, भारत और रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्व है। जैसे मैंने आपको ये टॉपिक शुरू होने से पहले जो स्टोरी सुनाई थी ना, उस स्टोरी से आप ये पूरा क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। 250 मार्क्स का है। ठीक है, कि भारत रूस रक्षा समझौते की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौते की क्या महत्व है, हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना करनी है। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में यही बताना, देखो क्वेश्चन आपको उलझाना चाह रहा है, लेकिन आप कोशिश ये करना कि वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मतलब स्थायी कोई मित्र नहीं होता है। तो हमें ना केवल रूस का हमारे लिए महत्व है, बल्कि यूएस का भी हमारे लिए उतना ही महत्व है, सभी देशों का उतना महत्व है, यदि हमारे जो रक्षा या हमारे जो राष्ट्रीय प्रोटेक्ट होते हैं तो। क्योंकि आज रूस से आज भी हम कितना मतलब वहाँ से रक्षा निर्यात करते हैं, लेकिन फिर एनल्ट इसमें क्या बोलते हैं, तार्किक रूप से विवेचना भी करनी है। तार्किक रूप से विवेचना कैसे करनी है, कि हम जानते हैं कि रूस का हमारे साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन रूस का चीन के साथ भी अच्छा रिलेशन है। ठीक है, कल को कोई युद्ध होता है तो हो सकता है रूस अपने हथियारों को रोक दे, तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए अमेरिका का, इजराइल का, या अन्य राष्ट्रों का विकल्प होना चाहिए। और इंडो पैसिफिक में आप जानते हो फिर जिस हिसाब से चीन आगे बढ़ रहा है, तो फिर अमेरिका का महत्व बढ़ जाता है। तो आप अपने एग्जाम्पल देके बताओ कि रूस की तुलना में अमेरिका के साथ जो रक्षा समझौते क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सामरिक रणनीतिक जो भी डिफेंस देके बता सकते हो। तो ऐसे करके आप अपना आंसर लिखते हो तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये करंट अफेयर से जुड़े रहना, ये टॉपिक आपको हमेशा अच्छा चीज़ें प्रदान करता है, अच्छे वैल्यूडेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक बार कहाँ पे थे हम, आज तो कहानी लंबी चली गई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी वो। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे डिफेंस वाले हो गए, मिलिट्री कोऑपरेशन हो गए। इसके अलावा देखो फिर तीसरा आयाम क्या, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी वही आयाम किए कि कैसे आपको लिखना होता है। इसमें आप तकनीकी बात कर सकते हो या व्यापार की बात कर सकते हो। व्यापार के मामले में आपके पास डाटा होना चाहिए। अभी हमने 2-3 दिन पहले कोई आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर मैंने व्यापार पर फोकस किया था, यूएस वाले पे। तो आप डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड को इसमें बता सकते हो। इसके अलावा जैसे अभी आप जानते हो कि चीन का हिंद महासागर क्षेत्र में काफ़ी प्रसार हो रहा है, तो वहाँ पर ये जो सामरिक साझेदारी है ना हमारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं चुनौतियाँ हैं, तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें अच्छे साझेदार चाहिए, अच्छे रणनीतिक मित्र चाहिए हमें। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया सब हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ये बता सकते हो। और इसके अलावा जैसे अमेरिका के साथ हमारे पहले भी 4 बुनियादी जो रक्षा समझौते हैं कई प्रकार के हैं, उनको आप बता सकते हो। और रणनीतिक स्वायत्ता बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में, आप रणनीतिक स्वायत्ता देखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे प्रशांत महासागर क्षेत्र है या इंडो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक जोन है, वहाँ पे चीन मतलब अपने आप के प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो वहाँ पर जैसे जो बड़ी महाशक्तियाँ, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस क्षेत्र को थोड़ा आज़ाद रखे, स्वतंत्र रखे, प्रोटेक्ट करे सभी राष्ट्रों के हित, है ना। इस हिसाब से स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है, ठीक है, रणनीतिक स्वायत्ता यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ये बात सही है कि आजकल आपसी विश्वास का युग है। सभी राष्ट्र यदि मतलब ऐसे एक दूसरे का सम्मान करके, संप्रभुता का, अखंडता का ऐसे करके आगे बढ़े तो मित्र बन के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उन महाशक्ति उसका पावर बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आज मल्टी जो आप पोलर कह सकते हो, ठीक है, उनका युग है। मतलब बहुत सारे राष्ट्र अपने अपनी क्षेत्रों में आगे हैं। चीन है, भारत है, जापान है, यूएस है, रसिया है, बहुत सारे देश आगे बढ़ रहे हैं। तो केवल आप 2 ध्रुव की बात नहीं कर सकते अब, अभी मतलब मल्टी अलाइन या इनका बहुध्रुवीय विश्व की बात कर सकते हो। तो भारत को ये चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो भारत अपनी हमेशा बताता भी है कि जैसे यूएस भारत को कहता है कि आप रूस के साथ संबंध अच्छा मत रखो या ईरान के साथ संबंध अच्छे मत रखो, लेकिन भारत हमेशा कहता है कि हमारी क्या है, स्वतंत्र एक विदेश नीति है हमारा, हम संप्रभु राष्ट्र है, तो हम आपकी बात क्यों माने, हमें जहाँ अच्छा लगता है
हमारे रिलेशन जहाँ पे अच्छे हो सकते हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट जहाँ प्रोटेक्ट हो सकते हैं, हम उन देशों के साथ में रिलेशन रखेंगे, आपके दबाव में हम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आर्टिकल था। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं, 2020-21 में क्वेश्चन आए हैं, इनको आप देख सकते हो। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ग्रिडफ्लेशन। और याद रखना ग्रिडफ्लेशन ये अब चर्चा में रहा ना, तो ये हो सकता है आपकी यूपीएससी प्री एग्जाम में इसका क्वेश्चन बने, मेंस के एग्जाम में इसको लेकर इस हाल ही क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था, तो इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रिड जो फ्लेशन है, इसको समझने से पहले हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, ये सब हम समझने वाले हैं। और हर साल 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो चीज़ें हैं, उनको लेकर हर एक साल यूपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, और मेंस के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको समझते हैं हम। सबसे पहले मुद्रास्फीति को समझते हैं। तो ये इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब हुआ सामान्य कीमतों में वृद्धि। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कोई चीज़ पहले 10 रुपये में आ रही थी, वही चीज़ अब 15 रुपये में आ रही है, तो मतलब इसमें कीमतों में वृद्धि हो गई, यानी इन्फ्लेशन हो गया। अब इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे कारण ये हो सकता है कि ये जो चीज़ पहले इसकी सप्लाई थी, मतलब वो कम हो गई। अब सप्लाई के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, सप्लाई चेन बाधा हो सकती है, कम हो गई, या इसकी डिमांड बढ़ गई, मांग बढ़ गई। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये हमेशा चीज़ें बढ़ती रहती है। अब कई बार फिर क्या होता है कि लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, कई बार जैसे कई बार लोगों की आय बढ़ गई तो लोग खर्च करेंगे तो हो सकता है उस चीज़ का मूल्य बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मुद्रास्फीति का सामान्य मतलब क्या होता है? कीमतों में वृद्धि। सिंपल सा बात है, कीमतों में वृद्धि। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी देके बताया कि जैसे पहले कोई वस्तु सेवा इतने रुपए की थी, अब इतने में आ रही है, तो इतनी प्रतिशत वृद्धि हो गई। तो ये हो गया इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जैसे अस्फीति क्या होती है? अस्फीति। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि मुद्रास्फीति में गिरावट, लेकिन अभी भी मतलब थोड़ी सी धीमी गति से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अस्फीति का मतलब ये होता है। ठीक है, एक होता है अपस्फीति। मुद्रास्फीति की विपरीत है कौन सा? डिफ्लेशन। ये हमेशा रहता है ना। अपस्फीति क्या होता है? अब कीमतों में क्या हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कीमतों में गिरावट। ठीक है, जैसे सामान्य कीमतों में क्या कम हो जाएगा, तो ये हो गया डिफ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन के उल्टा है। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, जनरल जो प्राइस है लेवल बढ़ रहा था, लेकिन डिफ्लेशन में कम होने लग जाएगा। धीरे धीरे हो सकता है मंदी की ओर चीज़ें आने लग जाए। ठीक है, तो इसमें एक रिफ्लेशन भी है। रिफ्लेशन क्या है? आमतौर पर जो डिफ्लेशन है, ठीक है, उसका अनुसरण करता है, यानी इसमें हो सकता है मंदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, फिर क्या करेगी, जैसे आरबीआई कोशिश करेगी कि जो ब्याज दर है जो उन्होंने टाइट किया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अब उनमें धीरे धीरे हो सकता है छूट दे दी जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ब्याज दरों में कम करके आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने का काम किया जाता है। तो ये सामान्य शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको 2 बार पढ़ोगे समझ में आएगा। वैसे मैंने कोशिश की समझाने की। ठीक है, तो इसी चर्चा में क्या चीज़ें चर्चा में रही है, साथ में थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इनका समाधान हमारे पास क्या है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन कब होता है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई आप कह सकते हो सामान्य शब्दों में। महंगाई कब बढ़ सकती है? कीमतों में वृद्धि कब हो सकती है? तो कीमतें तब बढ़ सकती है जैसे कई बार क्या होता है, लागत बढ़ जाए। जैसे कोई ए चीज़ है, अब इसका मतलब ये कई चीज़ों से बनती है, जैसे कई रॉ मटेरियल जो होता है उनसे बनता है, ये सब महंगे हो जाए, तो ये जो वस्तु पहले 10 रुपये में आ रही थी, अब यही वस्तु लागत बढ़ने के कारण कई प्रकार की लागतें बढ़ सकती है। जैसे तेल की कीमतें बढ़ गई, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, तो जो वस्तु का परिवहन कॉस्ट वगैरह ये सब होता है, लागत बढ़ गई, तो ये प्राइस 10 में था 15 रुपये में आने लग गया। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसको कहते हैं, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बोलेंगे, कि इसमें लागत बढ़ने के कारण इस चीज़ की महंगाई बढ़ गई। दूसरा है कई बार डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। कई बार ये चीज़ जो होता है, जैसे ये कोई वस्तु पहले 10 रुपये में थी, लेकिन सप्लाई की तुलना में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हो सकता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे सब्जियों में अक्सर ऐसा होता है कि सब्जियों में जैसे कई बार जब सप्लाई मतलब कम रहती है, जैसे टमाटर का आप कह सकते हो, प्याज का कह सकते हो, लेकिन लोगों में डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मांग ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसा होता है कि इसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलेंगे, मांग प्रेरित बोलेंगे। और एक सप्लाई वाला भी होता है कि सप्लाई के कारण भी ऐसा होता है। तो मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब क्या है, जब उस चीज़ को मतलब वो चीज़ जो महंगी हो गई है उसके कारण कई हो सकते हैं, लागत का कारण हो सकता है या सप्लाई का कारण हो सकता है, ऐसे कारण हो सकते हैं। तो फिर इसमें आप जानते हो आरबीआई क्या करता है, जब महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा, तो आरबीआई क्या करेगा, ब्याज दरों में एक तरह से क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, आरबीआई ब्याज दरों में, ये ठीक है, हाँ। और जब इसका उल्टा होगा, जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपूर्ति में जैसे कई कारण हो सकते हैं, चाहे कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो या कुछ भी हो सकता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीधी सी आपके पास ये होना चाहिए कि आरबीआई क्या करेगा,
मतलब ब्याज दरों में वृद्धि कर देगा, ताकि लोगों के पास हाथों में ज़्यादा पैसा जाए नहीं। ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा तो लोग ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे तो फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी अपनाता है। ठीक है, याद रखना इस बात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें लिखा भी है यहाँ पे कि जो मांग प्रेरित जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, मांग प्रेरित डिमांड जो पूल है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, केंद्रीय बैंक समग्र आपूर्ति जो है ना, जो मांग है, मतलब आप कह सकते हो उन ब्याज दरों में वृद्धि कर देगा। जो बात अभी मैं बोल रहा था वो यहाँ पे लिखी भी है ना। ये बहुत ही सिंपल, आप जानते हो कि जब जैसे मुद्रास्फीति होगा तो आरबीआई क्या करेगा, ब्याज दरों में वृद्धि कर देगा। ब्याज दरों में वृद्धि कर देगा तो लोग कम मतलब खर्च करेंगे, फिर सीधी सी बात है तरलता कम हो जाएगी। और यदि जब मंदी की ओर मामला बनता है तो आरबीआई फिर से क्या करेगा, फिर से मतलब इजी मनी पॉलिसी अपनाएगा, ब्याज दरों में कमी कर देगा। ठीक है, सरकार भी कोशिश करेगी कि लोगों के हाथों में पैसा जाए, तरलता बढ़े, फिर से इकोनॉमी वापस चल जाए। तो ये नॉर्मल, तो आपने डिमांड सप्लाई मुद्रास्फीति ये सब आपने देख लिया है ना। लेकिन हमारी चर्चा का विषय क्या है, ग्रीडफ्लेशन है, ग्रीडफ्लेशन। साथ में इसमें कुछ और भी दे रखा है कि जैसे एक वेज प्राइस सर्पिल भी बोलते हैं, वेज प्राइस सर्पिल। इसका मतलब क्या होता है, यदि लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, ठीक है, लोग क्या करेंगे, खर्च भी बढ़ेगा, उनका खर्च बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेगी, तो इससे जुड़ा रहता है। तो इनका मानना है कि यदि लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, मजदूरी अच्छी बढ़ेगी तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड जो भी है बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है वस्तुएं कम आ रही है उनकी सप्लाई चेन की बाधा की तुलना में, तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसा कहने का मतलब है कि नॉर्मल ऐसा चलता रहता है कि यदि लोगों की देखो यहाँ पे लिखा भी कि कीमतें बढ़ती है तो श्रमिकों की एक तरह से आप कह सकते हो कि वो डिमांड मतलब उच्च मजदूरी की मांग करते हैं, उनको लगता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जो हमें पैसा मिल रहा है वो तो बहुत ही कम मिल रहा है, तो उनकी मजदूरी बढ़ती है। तो ये आपस में जुड़ा रहता है, मतलब मजदूरी और इन्फ्लेशन वगैरह ये सब आपस में कीमतें आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत बड़ा है लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको इजी वे में उस दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अपना जो मुख्य रूप से हम क्या करेंगे, इस पर फोकस करेंगे कि जो अभी चल रहा है मामला किस पर, लालच मुद्रास्फीति ये क्या होती है। देखो हमने पूरा समझ लिया कि यार इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये कैसे चलता रहता है, ये एक मार्केट सिस्टम है डिमांड सप्लाई का, उसके हिसाब से ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन इस आर्टिकल का क्या कहना है कि यूरोप और यूएस में ऐसा देखा गया है, वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट है वो बता रहे हैं कि आजकल लालच मुद्रास्फीति ज़्यादा देखने को मिल रही है, कि मुद्रास्फीति वास्तव में उतनी नहीं है जितना ये कॉर्पोरेट बढ़ावा देते हैं। तो इनका कहना है कि आजकल लालच मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब क्या हो रहा है, जो कॉर्पोरेट होते हैं ना, अपनी जो वस्तुएं उनकी, जो चाहे कपड़ा हो या उनकी गाड़ियाँ हो, कुछ भी हो, उनमें जानबूझ के वो कीमत ज़्यादा रख रहे हैं। तो कीमत ज़्यादा रख रहे हैं तो हमें दिखता है कि यार इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो अपने मुनाफा बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो बेसिक इकोनॉमी है उनके सिद्धांतों से ऊपर वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इससे गरीबी और अमीरी की जो खाई है ना वो बढ़ रही है। आपने देखा होगा ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, उसमें बताया गया है किस प्रकार जो कॉर्पोरेट है या जो पूंजीपति है, जो बड़े लोग हैं, उनकी इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो उसका एक कारक ये भी बता रहे हैं कि वो लोग लालची हो रहे हैं, लालच वाली मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है। और ऐसा भारत में भी देखने को मिला, बिल्कुल देखने को मिला। एक रिपोर्ट उसमें देखने को मिला है, जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि जो कॉर्पोरेट है उनके मुनाफे का यदि विश्लेषण करें तो वो, आपने ये देखा होगा जो कोविड-19 है, मंदी, उसके दौरान भी वो पॉजिटिव थे, उनका काफ़ी मुनाफा बढ़ा है, जबकि जो गरीब है वो और गरीब हो गया है। तो ऐसी रिपोर्टें आ रही है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो लालच इन्फ्लेशन है, ठीक है, ग्रीड इन्फ्लेशन है, वो देखने को मिल रही है। तो आशा करता हूँ ये आर्टिकल समझ में आया होगा। बहुत ही थोड़ा सा टफ आर्टिकल था नो डाउट, लेकिन यदि बेसिक इकोनॉमी आपने पहले ही पढ़ रखी है, मैंने कोशिश भी की है बेसिक से बेसिक आपको बताने की, एक दो बार आर्टिकल पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी आते हैं मेंस के एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखना। जैसे ये 2019 में आया है कि क्या आप इस बात से सहमत है कि जीडीपी की स्थायी समृद्धि और निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। तो मुद्रास्फीति को लेकर क्वेश्चन आते हैं, और प्री एग्जाम में तो एक नहीं ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपके साइंस और टेक GS3 में काम आएगा, GS3 साइंस और टेक, और प्री के अंदर भी साइंस और टेक में काम आएगा। तो इसमें बताया गया कि इंडिया का जो लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है वो एक बड़ी भूमिका निभा रहा है ब्रह्मांड को, जो भी कंपन है या आप कह सकते हो ब्रह्मांड की जो चीज़ें हैं उनको डिटेक्ट करने में। तो ये पुणे में स्थापित किया गया था। तो इसमें बताया गया है कि हाल ही में जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ डाटा वगैरह आए थे इनको, उनके बारे में बताया गया है कि भारत का जो विशाल मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है ये पुणे में है, और ये दुनिया के 6 बड़े टेलीस्कोप में से एक है, जो कि पल्सर का अवलोकन करते हैं, पल्सर और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अब पल्सर क्या होता है, जैसे जो टूटते हुए तारे या कुछ ऐसे न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जिनसे कुछ ऐसी कुछ रोशनी वगैरह या मैग्नेटिक जो चीज़ें हैं, मैग्नेटिक चीज़ें निकलती हैं वहाँ से, तो उनको पल्सर बोला जाता है। तो आकाश गंगा में इनका रोल होता है, उनको समझने के लिए ये रेडियो टेलीस्कोप काम आते हैं।
ठीक है, तो इंडिया का ये है, यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में जैसे इसमें कौन कौन काम कर रहा था, भारत, जापान और यूरोप के जो खगोलविद है, ना केवल अपनी वाली जो टेलीस्कोप है कहाँ पे, पुणे में स्थित है, बल्कि जो अन्य देशों में भी मतलब कई प्रकार की ये लगाई गई है, उनके डाटा यहाँ पे देखने को मिले हैं। और उनसे मतलब पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी ग्रेविटेशनल वेव से लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और जैसे यहाँ पे जैसे ये जो परिणाम है, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण ब्रह्मांड में होने वाले जो कंपन है उनके साक्ष्य का संकेत भी प्रदान करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेडियो टेलीस्कोप है कि ब्रह्मांड की खोज में इनका क्या बड़ा रोल है, कैसे जो ग्रेविटेशनल वेव होती है उनको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनका पता लगा सकते हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। और पल्सर के बारे में भी दिया गया है कि ये क्या है, ये प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है जो अनिवार्य रूप से मृत सितारों के अंगारे हैं और ये हमारे आकाशगंगा में मौजूद है। ठीक है, तो पल्सर क्या, एक ब्रह्मांडीय प्रकाश सिस्टम की तरह ये होता है एक तरह से, वो क्योंकि ये रेडियो बीम का उत्सर्जन करता है और नियमित रूप से पृथ्वी से चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, जैसे बंदरगाह का लाइट हाउस होता है उस दृष्टिकोण से दिखाई देता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई है। और इसके क्वेश्चन भी कैसे आ सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, जो जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप उसको लेकर क्वेश्चन आ गया था मेंस के एग्जाम में, तो इसका भी आ सकता है जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं। और इसी तरह से प्री के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन साइंस और टेक के आते रहते हैं। तो ये हमारा लेसन आज का समाप्त होता है। और आज एक अच्छा वीडियो आने वाला है, मैंने कल बताया था आपको गणपत जी के साथ में, वो वीडियो लगभग 4.5 घंटे का बन गया है। वो वीडियो 4.5 घंटे का क्यों बना, क्योंकि जो गणपत जी की स्टोरी है ना वो इतनी ट्रू स्टोरी है और हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को वो देखनी चाहिए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि उस स्टोरी को आप अपने दोस्तों के साथ साझा करोगे, आप भी पूरा वीडियो देखने की कोशिश करोगे। जब मैं 4.5 घंटे बैठ के उनके साथ वीडियो बना सकता हूँ तो आप देख लो, मेरी धैर्य की परीक्षा होगी लेकिन अब आपकी धैर्य की परीक्षा है। बाकी साथ में आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, जहाँ पे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और आप अपनी वेबसाइट पे भी जा सकते हो जहाँ पे अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।